वेलकम टू ऑल। महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि जब एक क्रेता कंपनी विक्रेता को क्रय प्रतिफल का भुगतान करती है तो वह क्रय प्रतिफल किस किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। हमने दो विधियाँ देखी थी, शुद्ध भुगतान विधि और शुद्ध संपत्ति विधि। तो शुद्ध संपत्ति विधि का आज हम एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको और देखेंगे कि किस प्रकार से शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा हम क्रय प्रतिफल का निर्धारण करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड के ऊपर जिसमें स्मिथ एंड सन्स जो कि विक्रेता है उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है, अलग अलग मद यहाँ पर दे रखी है, आप देख रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है कि स्मिथ लिमिटेड ने व्यापार क्रय किया। स्मिथ लिमिटेड ये क्रेता कंपनी है, सिंपल यही लिखा हुआ है, व्यापार क्रय किया। ये पॉइंट्स अलग अलग है, अलग अलग स्थिति है तो इन्हें अभी शामिल मत करना। सिंपल लिखा हुआ है कि स्मिथ लिमिटेड ने व्यापार क्रय किया, क्रय प्रतिफल ज्ञात करो, पहला पॉइंट। तो क्रय प्रतिफल के लिए और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो जब हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है तो पहली बात तो हम नेट असेट्स मेथड के द्वारा क्रय प्रतिफल ज्ञात करते हैं। दूसरी बात, जब संपत्तियों और दायित्वों के संबंध में कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं होता है तो हम विक्रेता की सारी असेट्स लेते हैं अमूर्त संपत्तियों को छोड़ते हुए और सारे बाह्य दायित्व लेते हैं और पुस्तक मूल्य पे लेते हैं। ये हमने देखा था पहले। तो पहले पॉइंट के अंदर पहले हम बात करेंगे क्रय प्रतिफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सारी असेट्स लेनी है हमें अमूर्त संपत्तियों को छोड़ते हुए। तो असेट साइड में आइए, पहले तो सबसे पहले हम बिल्डिंग लेंगे। किस मूल्य पे लेंगे? पुस्तक मूल्य। पुस्तक मूल्य मतलब जिस मूल्य पे वो बैलेंस शीट में दर्ज है, ठीक है। क्योंकि इस पहले पॉइंट के अंदर उसका कोई रिवैल्यूएशन प्राइस हमें संपत्तियों और दायित्वों का नहीं दे रखा है, सिंपल बोल रखा है क्रय प्रतिफल ज्ञात कीजिए। तो हम बिल्डिंग को ले लेंगे 4,20,000 पर। उसके बाद में दूसरी संपत्ति है प्लांट एंड मशीनरी, उसको हम ले लेंगे पुस्तक मूल्य पर 3,30,000 पर। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट को भी हम ले लेंगे पुस्तक मूल्य पर 2,20,000 पर। इसके बाद में डेटर्स को भी पुस्तक मूल्य पर 80,000 पर। स्टॉक को भी ले लेंगे हम 80,000 पर। बैंक को भी ले लेंगे हम 40,000 पर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, ये अमूर्त संपत्ति है और हमें अमूर्त संपत्तियों को किसी भी हालत में नेट असेट्स निकालते वक्त नहीं लेना है क्योंकि ये क्रेता कंपनी द्वारा परचेज नहीं किए जाते हैं, ठीक है मेरी बात। तो अमूर्त संपत्ति को छोड़ते हुए आपने बाकी 6 असेट्स ले ली। इनका आप अगर टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 11,70,000 रुपये। अब इसमें से लेस करेंगे ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ भी हमें सारी लेनी पड़ेगी क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो बाह्य दायित्व पहले तो इंटरनल लायबिलिटी कौन कौन सी हुई मैंने बताया था, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल दोनों की ही हम नहीं लेंगे। उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जनरल रिजर्व भी हम नहीं लेंगे। लेकिन लोन बाह्य दायित्व होते हैं, भले ही वो पार्टनर्स या पार्टनर्स की फैमिली से लिया हुआ हो, ठीक है। क्रेडिटर्स भी बाह्य दायित्व होते हैं तो इन्हें भी हम लेस करेंगे। तो लेस कर दीजिए, एक तो लोन लेस कर दीजिए पी स्मिथ का, भले पार्टनर से लिया हुआ है लेकिन ये बाह्य दायित्व माना जाता है। 1,20,000 पुस्तक मूल्य पे लेंगे, फिर से वही बात क्योंकि रिवैल्यूएशन प्राइस पहले पॉइंट में नहीं दे रखी है। उसके बाद में मिस्टर एम स्मिथ से जो लिया हुआ है, मिसेज एम स्मिथ से जो लिया हुआ है लोन, वो भी हम लेस करेंगे। और उसके अलावा हम क्रेडिटर भी लेस करेंगे। तो टोटल बाह्य दायित्व हमारे 4 लाख के हुए हैं। तो 11,70,000 में से जब 4 लाख जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे बचेंगे 7,70,000 रुपये। और ये ही उस व्यापार की नेट असेट्स हुई और यही परचेज कंसीडरेशन हुआ। पहले पॉइंट में, ठीक है। तो पहले पॉइंट में कुछ भी दिया हुआ नहीं था तो हमने अमूर्त संपत्तियों को छोड़ते हुए सारी असेट्स ले ली और बुक वैल्यू पे ले ली। इसके अलावा सभी बाह्य दायित्व ले लिए, बुक वैल्यू पे ले लिए और शुद्ध संपत्ति ज्ञात करते हुए क्रय प्रतिफल ज्ञात किया।
दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है कि यदि इसी क्वेश्चन में ही यदि विनियोग देनदार और लेनदारों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिकेशन आ गया है। यहाँ बोला गया है कि ना तो इन्वेस्टमेंट लिए जा रहे हैं, ना ही डेटर्स लिए जा रहे हैं और ना ही क्रेडिटर्स लिए जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हमें उन संपत्तियों को नेट एसेट्स निकालते वक्त नहीं लेना है जिन्हें कि क्रेता कंपनी द्वारा परचेज नहीं किया गया है। तो पहला तो विनियोग नहीं, ये अपने आप में एक अलग पॉइंट है, ठीक है। तो विनियोग नहीं लेना है, तो विनियोग को मैंने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद में देनदार भी नहीं लेना है, तो देनदारों को भी मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट हट गए 2,20,000 से और डेटर्स हट गए 80,000 से, मतलब 3 लाख जब हट गए यहाँ से, तो बचा इसकी टोटल कितनी आएगी 8,70,000। उसके बाद में लेनदार भी नहीं लेने हैं, मतलब क्रेडिटर्स को भी आपको लेस नहीं करना है। तो इस कंडीशन में इनका टोटल कितना बना 2 लाख, और 8,70,000 में से जब 2 लाख जाएंगे तो उसकी नेट असेट्स दूसरे पॉइंट में कितनी बनेगी 6,70,000। तो यदि विनियोग देनदार और लेनदारों को क्रेता कंपनी ने नहीं लिया तो नेट असेट्स निकालते वक्त ना तो हमने उन संपत्तियों को जोड़ा और ना उन दायित्वों को घटाया जिन्हें कि क्रेता कंपनी ने नहीं लिया। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट, अब तीसरी बात, इसी क्वेश्चन में बोल रखा है कि भवन को हमें कितने पर लेना है 7 लाख पर लेना है, जो कि है कितनी बुक वैल्यू 4,20,000। जब ये ऐसी कोई बात ऊपर के दोनों पॉइंट में नहीं थी तो हमने उसे बुक वैल्यू पे लिया था 4,20,000 पे, लेकिन अब ये बोल रहा है कि भवन को हमें 7 लाख पे लेना है 4,20,000 की जगह, और प्लांट एंड मशीनरी को 3 लाख पे लेना है 3,20,000 की जगह, 3,30,000 की जगह। तो मैंने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि अगर हमें रिवैल्यूएशन प्राइस दे रखी है, पूर्ण मूल्यांकित मूल्य दे रखा है, तो उस कंडीशन में हमें संपत्तियों और दायित्वों को उनके पूर्ण मूल्यांकित मूल्य पे ही लेना होगा, पुस्तक मूल्य पे नहीं लेना होगा। जिनका रिवैल्यूएशन प्राइस दे रखी है बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, उनको हम रिवैल्यूएशन प्राइस पे लेंगे, बाकी की नहीं दे रखी है तो उसे हमें बुक वैल्यू पर लेना पड़ेगा। ये पॉइंट इस पॉइंट से अपने आप में बिल्कुल अलग है, मतलब इस पॉइंट में सारी असेट सारी लायबिलिटीज़ ले रहे हैं, लेकिन भवन और प्लांट एंड मशीनरी की रिवैल्यूएशन प्राइस दे रखी है, तो हम उस कंडीशन में उनकी रिवैल्यूएशन प्राइस ले लेंगे 7 लाख तो इसकी ले लेंगे और 3 लाख प्लांट एंड मशीनरी की ले लेंगे। इसके साथ ही आप इन्वेस्टमेंट को फिर से ले लीजिए 2,20,000 से, और डेटर्स हो जाएंगे 80,000 से। बाकी जो है वो बुक वैल्यू पे ही रहेंगे। इन्वेस्टमेंट 2,20,000 पे, डेटर्स 80,000 पे, स्टॉक 80,000 पे और बैंक बैलेंस 40,000 पे। तो इस तरीके से इनका जो टोटल होगा वो होगा 14,20,000 रुपये, और लेस करेंगे। अब दायित्वों के बारे में कोई भी रिवैल्यूएशन प्राइस नहीं दे रखी है, ना ही कोई छोड़ने के लिए बोल रखा है इस पॉइंट में, तो फिर से तीनों दायित्वों को हम ले लेंगे यहाँ पर। क्रेडिटर्स को फिर से लेस करेंगे इस पॉइंट में, और टोटल लेस होगा 4 लाख। तो इस कंडीशन में इसकी नेट असेट्स बनेगी 10,20,000 तीसरे पॉइंट में। तो इस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपने देख लिया है कि अगर क्रय प्रतिफल क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा ज्ञात किया जाएगा, और शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा भी किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक कंडीशन हमने देखी कि सभी संपत्ति और दायित्वों को पुस्तक मूल्यों पर हमें किस प्रकार से लेना है। दूसरी कंडीशन में देखिए कि अगर कुछ संपत्तियों और दायित्वों को छोड़ा जाता है तो उस कंडीशन में नेट एसेट्स कैसे निकाली जाती है। और तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि अगर रीवैल्यूएशन प्राइस अगर दे रखी होती है तो किस तरीके से हम नेट एसेट्स मेथड द्वारा क्रय प्रतिफल ज्ञात करते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।